हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी कोच 91 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट साइंस के विज्ञान एवं रसायन यानी साइंस एंड केमिस्ट्री। इसके बारे में हम बेसिक अपना टॉपिक कवर करेंगे जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पार्ट में कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करेंगे। पहला नंबर तो हम विज्ञान देखेंगे गाइस, विज्ञान है क्या। दूसरे नंबर विज्ञान की शाखाएं देखेंगे। फिर उसके बाद रसायन विज्ञान है जो कि हमारा ये रसायन विज्ञान का पार्ट ही है, रसायन विज्ञान का ही चैप्टर है। तो रसायन विज्ञान की शाखाएं देखेंगे, ठीक है। रसायन विज्ञान की शाखाएं में हम कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन, ये तीनों अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वैज्ञानिक विधि, ठीक है, जिसमें तत्वों का प्रेक्षण, प्राकृतिक नियम का निर्माण, परिकल्पना का निर्माण और परिकल्पना की पुष्टि के लिए प्रयोग, ठीक है दोस्त, ये देखेंगे। और लास्ट टॉपिक हम देखेंगे रसायन विज्ञान का महत्व। दोस्तों हो सकता है ये पार्ट थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन हम इस पार्ट के एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि अभी आपके पास टाइम है, इसलिए मैं इस सभी टॉपिक को विस्तार से अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो दोस्तों नंबर 1 हम देखते हैं साइंस, विज्ञान क्या है, ठीक है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन के सिया शब्द से हुई है जिसका अर्थ है ज्ञान, ठीक है दोस्त। अतः किसी तथ्य का क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी चीज़ का, किसी द्रव्य का या फिर किसी भी चीज़ का उसका क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। दोस्तों विज्ञान की शाखाएं देख लेते हैं। इसकी प्रमुख शाखाएं जो हैं वो 5 होती हैं। तो 5 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी होती हैं वो चलिए देखेंगे। पहले हम देख लें इसकी शाखा नंबर फर्स्ट, जीव विज्ञान, ठीक है। तो दोस्तों जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु एवं वनस्पति का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। दोस्तों जीव विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं और वनस्पति के बारे में पूरी अच्छे तरीके से अध्ययन किया जाता है, वो जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब जीव विज्ञान को जो है वो 2 पार्ट में बांटा गया है दोस्तों। एक तो है जंतु विज्ञान और एक है वनस्पति विज्ञान, ठीक है दोस्त। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो दोस्तों जंतु विज्ञान क्या है, जिसके अंतर्गत जंतुओं अर्थात मनुष्य एवं पशुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान। वनस्पति क्या है, जिसके अंतर्गत वनस्पति का अध्ययन किया, जैसे पेड़ पौधे, ठीक है गाइस, वो सब वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भौतिक विज्ञान, ठीक है, जो कि विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके पेपर में भौतिक विज्ञान से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे गाइस। तो भौतिक विज्ञान का चलिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, जिसे इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, ऊर्जा के विभिन्न रूपों, पदार्थ पर ऊर्जा के प्रभाव, पदार्थ और ऊर्जा के संबंध का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है, ठीक है। क्या क्या अध्ययन किया जाता है, ऊर्जा के विभिन्न रूप, ठीक है। उसके बाद पदार्थ पर ऊर्जा के क्या प्रभाव पड़ते हैं और ऊर्जा के संबंध का अध्ययन, ऊर्जा का किससे क्या संबंध है, ठीक है, यानी ऊर्जा हीट वगैरह का, ठीक है, इसमें हम अध्ययन करते हैं विज्ञान यानी फिजिक्स में, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं, तीसरा हमारा खगोल विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है, नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं खगोल विज्ञान, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, लेकिन ये आप सभी के खगोल विज्ञान और चौथा जो है भूगर्भ विज्ञान और एक पहला आपका जो जीव विज्ञान था, ये आप सभी में नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका भी जानते रहिए आप सभी। डेफिनेशन काफ़ी अच्छा होगा आपकी नॉलेज के लिए। उसके बाद चौथा देखें तो भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान क्या है, पृथ्वी, पर्वत, चट्टान, नदी आदि की संरचना का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा भूगर्भ विज्ञान कहलाती।
यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी हो गया, पर्वत हो गया, चट्टान हो गया, नदी हो गया, इनकी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, वो किसके अंतर्गत करते हैं? भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और आपका जो टॉपिक है रसायन विज्ञान जो कि आपका चल रहा है, ठीक है दोस्त, इसकी डेफिनेशन चलिए देखते हैं। तो दोस्तों रसायन विज्ञान जिसे इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है। केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई मिस्र के प्राचीन नाम केमी शब्द से हुई, ठीक है। केमी शब्द से हुई किसी द्रव्य की संरचना, संगठन, गुणधर्म को बनाने की विधियों व उन पर विभिन्न ऊर्जाओं जैसे ऊष्मा, प्रकाश इत्यादि के प्रभाव का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा रसायन विज्ञान कहलाती है, ठीक है। आप समझे, एक बार फिर से देख लीजिए। किसी द्रव्य की संरचना यानी किसी पदार्थ की संरचना, वो कैसे बनी, ठीक है, उसकी गुणधर्म क्या है, ठीक है, और उस पर ऊर्जा के जो है प्रभाव कैसे हैं, यानी ऊर्जा पर उस पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, ठीक है, उसकी बनाने की विधि क्या है, इन सब को हम रसायन विज्ञान में देखते हैं। और देखिए तो रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र अरब देशों में हुआ। लेवोसिए को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो लेवोसिए को कहा जाता है। नेक्स्ट है अब हमारा आ गया रसायन विज्ञान की शाखाएं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो रसायन विज्ञान की शाखाएं हमने जैसा कि आपको ऊपर ही बता दिया था कि हम कौन कौन सी शाखा को कवर करने वाले हैं, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन को। तो पहले देखेंगे हम अकार्बनिक रसायन जिसे इंग्लिश में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो दोस्तों अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत अकार्बनिक तत्व उनकी प्रकृति एवं उनसे बनने वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अकार्बनिक रसायन में क्या होता है कि जो अकार्बनिक तत्व होते हैं और उनकी प्रकृति क्या है, ठीक है, और उनसे कौन कौन सी यौगिक बन सकते हैं। अकार्बनिक तत्व मतलब दोस्तों जिसमें कार्बन ना हो, सीधे सिंपल आप समझ लीजिए जिसमें कार्बन ना हो, और उसकी प्रकृति क्या है और उसमें उससे कौन कौन से यौगिक बन सकते हैं, सब हम कार्बनिक रसायन में देखते हैं जिसे इंग्लिश में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन जिसे हम इंग्लिश में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो दोस्तों कार्बनिक रसायन आप सिंपल से समझ लीजिए, कार्बनिक रसायन ऐसा मतलब ऐसा जो कार्बन से बनते हो, ठीक है, जिससे यौगिक में कार्बन हो, मतलब जिस यौगिक में कार्बन तत्व हो। एक बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत कार्बन के जटिल संरचना वाले यौगिक, ठीक है, जैसे हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि की संरचना, गुणधर्मों बनाने की विधियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्त। इसमें क्या किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? जो कार्बन से यौगिक बनते हैं उसके कार्बोहाइड्रेट आदि की संरचना, गुणधर्म की, ठीक है, और इसकी संरचना और कैसे बनाए जाते हैं, इन सभी की अध्ययन करते हैं। इसकी उपयोगिता क्या है, ठीक है दोस्त, और इसकी नोट पॉइंट क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का स्थान जो है वो 17वां है, जबकि इसके यौगिकों की संख्या प्रकृति में हाइड्रोजन के यौगिकों के बाद सर्वाधिक है, ठीक है। प्रकृति में जो है वो हाइड्रोजन के यौगिक के बाद, ठीक है, इसकी जो उपयोगिता है यानी यौगिक की संख्या है, ठीक है, कार्बन की, वो ज़्यादा है। नेक्स्ट है अब हमारा फिजिकल केमिस्ट्री जिसे हम भौतिक रसायन हिंदी में बोलते हैं। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों व विशेष परिस्थितियों का अध्ययन रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके क्या क्या नियम हैं, इनकी परिस्थितियां, ठीक है, ये सब हम भौतिक रसायन में पढ़ते हैं, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है रसायन विज्ञान की उप शाखाएँ, ठीक है। अभी तक तो आपने जैसे विज्ञान की शाखाएँ देख रहे थे, विज्ञान की शाखाएँ कौन कौन से हैं दोस्तों? अभी आपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 देखे हैं जिसमें आपको जीव विज्ञान मिला, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और फिजिक्स मिला है सब। अब इन सभी के जो पार्ट हैं, ठीक है, इन सभी के पार्ट हैं रसायन विज्ञान के, ठीक है, इनकी जो उप शाखाएँ हैं, ठीक है, उसको अब हम देखेंगे, सब ब्रांच, ठीक है।
तो इसमें कौन कौन सी, पहला है हमारा सामान्य रसायन, ठीक है, जिसे इंग्लिश में जनरल केमिस्ट्री बोलते हैं। इस शाखा के अंतर्गत रसायन विज्ञान की सभी प्रमुख शाखाओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है। जो जनरल केमिस्ट्री होती है इसमें इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, सभी प्रमुख शाखाओं से संबंधित इसमें अध्ययन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है विश्लेषित रसायन, जिसे एनालिटिकल केमिस्ट्री इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें विश्लेषण द्वारा पदार्थों की पहचान तथा उनकी मात्राओं का अध्ययन रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। जो एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है इसके अंतर्गत, ठीक है, पदार्थों की पहचान और उनकी मात्राओं, ठीक है, इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। उसके बाद जैव रसायन है, जो कि हमारा इंग्लिश में बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। जैव रसायन में इस शाखा के अंतर्गत सजीवों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं जैसे श्वसन, पाचन आदि का अध्ययन किया जाता है। जैसे श्वसन, पाचन, इन सभी का हम जैव रसायन में अध्ययन करते हैं, ठीक है। सजीवों में जो क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है। उसके बाद जो होता है औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इंग्लिश में से बोला जाता है। कांच, सीमेंट, प्लास्टिक, साबुन, पेंट, वर्निश आदि औद्योगिक पदार्थों के निर्माण की विधियों, गुणधर्मों व उपयोगिता का अध्ययन रसायन विज्ञान की इस उपशाखा के अंतर्गत किया जाता है। इंडस्ट्रियल में जो प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है दोस्त, वो कैसे बनते हैं, ठीक है, इन सभी का जो निर्माण होता है, इनकी जो विधि होती है, वो सभी हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बनते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जैसे साबुन आप जानते हैं, यूज भी करते होंगे, कांच, सीमेंट वगैरह, ठीक है। इसमें जो केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन से जो बनते हैं उन सभी के हम इसके अंतर्गत केमिस्ट्री यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत उन सभी का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसे हम इंग्लिश में नाभिकीय रसायन बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाभिक के संगठन, नाभिकीय अभिक्रियाओं तथा उनमें निर्मित ऊर्जा की मात्रा का अध्ययन रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत करते हैं। नाभिकीय रसायन के अंतर्गत नाभिकीय अभिक्रिया, ठीक है, नाभिक के संगठन, ये सब हम इसमें अध्ययन करते हैं, नाभिक के बारे में जो भी होता है, ठीक है। उसके बाद युद्ध रसायन, युद्ध रसायन में क्या होता है, जो युद्ध की विस्फोटक वगैरह जो भी हम निर्माण करते हैं रसायन से, वो सभी इसमें हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। युद्ध में प्रयुक्त विस्फोटकों तथा विषैली गैसों का निर्माण के लिए जो हम गुड़ वगैरह जो भी हम मेथड अप्लाई करते हैं वो इसमें करते हैं। उसके बाद जो हमारा है कृषि रसायन, तो अब हमारा नेक्स्ट है दोस्तों कृषि रसायन, जिसे हम इंग्लिश में एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री बोलते हैं। यह रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कृषि में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न रसायनों जैसे खाद आदि की संरचना बनाने की विधियों तथा रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो कृषि रसायन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है, नेक्स्ट है औषधीय रसायन, जिसे हम मेडिसिनल केमिस्ट्री बोलते हैं। औषधियों के रासायनिक संगठन, उनमें उपस्थित पदार्थों की संरचना, उनके निर्माण की विधियां तथा रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जो औषधियों के रासायनिक संगठन है और उपस्थित पदार्थों की संरचना जो है, ठीक है, जो औषधि जो मेडिकली, ठीक है, उपयोग किए जाते हैं, वो जो रासायनिक अभिक्रिया करके बनाए जाते हैं, ठीक है, कैसे निर्माण किए जाते हैं, वो सब हम इसमें देखते हैं औषधि रसायन में, औषधीय रसायन में, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया दूसरा वैज्ञानिक विधि, जिसे हम इंग्लिश में साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। दोस्तों आपको इंग्लिश भी जानना जरूरी है, इसलिए मैं इंग्लिश नेम जरूर बता देता हूँ। साइंटिफिक मेथड दोस्तों वह विधि जिसके द्वारा विज्ञान का विकास होता है वैज्ञानिक विधि कहलाता है, ठीक है। इसके प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसके हम चरण को देखते हैं। पहला चरण हमारा जो है तथ्यों का प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स। तो दोस्तों इसमें जो है प्रेक्षण गुणात्मक अर्थात गुणों जैसे रंग, गंध, स्वाद आदि पर आधारित तथा मात्रात्मक अर्थात मात्राओं जैसे आयतन, क्वथनांक आदि पर आधारित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी गैस का दाब बढ़ाने पर उसके आयतन में कमी आना एक प्रेक्षण है, ठीक है दोस्त।
अगर हम बोलें तत्वों का परीक्षण गुणात्मक तथा मात्रात्मक पर आधारित होते हैं, यानी गुणात्मक मतलब गुण उसके जैसे रंग हो गया, गंध हो गया, उसकी स्वाद हो गई, और मात्रात्मक जैसे आयतन, क्वथनांक, ये सब। ठीक है दोस्त, तो ये सब हमारा ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स है। अगर हम इसके उदाहरण के लिए देखें तो किसी गैस का दाब बढ़ाने पर उसके आयतन में कमी आना एक प्रेक्षण है। ठीक है दोस्त, इसके गुण भी और इसकी जो मात्रात्मक है वो भी सब मतलब चेंज हो जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्राकृतिक नियम का निर्माण, फार्मूलेशन ऑफ नेचुरल लॉ। ठीक है, इस पद में समान प्रकार के प्रेक्षणों को एकत्रित करके उनका अध्ययन किया जाता है। यदि प्रेक्षणों में व्यवहार में कहीं कोई समानता प्रतीत होती है तो प्राकृतिक नियम का निर्माण हो जाता है। आई रिपीट, इस पद में समान प्रकार की प्रेक्षणों को एकत्रित करके उनका अध्ययन किया जाता है। इससे क्या होता है कि इसमें जो है समान प्रकार के प्रेक्षण जो होते हैं उनको इकट्ठा करके उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और उसमें जो व्यवहार कहीं समानता जो उनकी प्रतीत होती है यानी मिलती है तो उसे प्राकृतिक नियम का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा परिकल्पना का निर्माण, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो दोस्तों इस पद में प्राकृतिक नियमों के स्पष्टीकरण के लिए विज्ञान के पहले से स्थापित सिद्धांतों के आधार पर कुछ अनुमान लगाए जाते हैं जिन्हें परिकल्पनाएं कहते हैं। ठीक है, इस पद में प्राकृतिक नियमों के स्पष्टीकरण के लिए विज्ञान के पहले से स्थापित सिद्धांतों के आधार पर कुछ अनुमान लगाए जाते हैं जिन्हें परिकल्पना कहते हैं। उदाहरण के लिए उपरोक्त प्राकृतिक नियम के लिए आदर्श गैस व्यवहार एक परिकल्पना है। आदर्श गैस व्यवहार एक परिकल्पना है दोस्तों, जैसे कि आदर्श गैस मान लिया जाता है, लेकिन लगभग अगर वैसे देखा जो वास्तविक रूप से तो आदर्श गैस शायद नहीं होता है, लेकिन जो आदर्श गैस के समीप होता है उसे आदर्श गैस मान लिया जाता है। यही है आपकी परिकल्पना। उसके बाद है परिकल्पना की पुष्टि के लिए अनुप्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ एक्सप्लेनिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, इस पद में प्रयोगों द्वारा परिकल्पना की पुष्टि की जाती है जिससे वह सिद्धांत या नियम में परिवर्तित हो जाती है। इस पद में प्रयोगों द्वारा परिकल्पना की पुष्टि की जाती है दोस्तों, जिससे वह सिद्धांत या नियम में परिवर्तित हो जाती है। समझे आप कि इसमें क्या किया जाता है कि प्रयोगों द्वारा परिकल्पना की पुष्टि की जाती है। जैसे कि आदर्श गैस की हमें सिद्धांत पता है तो आदर्श गैस हम मान लेते हैं। ठीक है, लगभग अगर बराबर होते तो हम मान लेते हैं, जैसे कि हमारे सिद्धांत और नियम में परिवर्तित हो जाती है, जिससे हम उसे आराम से सवाल को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इस पार्ट का लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा रसायन विज्ञान का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो दोस्तों चलिए इसको देखते हैं और ये लास्ट पार्ट है हमारा आज के टॉपिक का। तो रसायन विज्ञान एक यथार्थ प्रयोगशाला विज्ञान है। ठीक है, रासायनिक प्रयोगशाला के उपकरण सामान्यतः माप तौल से संबद्ध होते हैं, जैसे मात्रा को मापने के लिए तराजू, आयतन को मापने के लिए ब्यूरेट तथा पिपेट। जो ब्यूरेट या पिपेट अगर आप सुने होंगे तो ठीक है, वैसे ब्यूरेट या पिपेट जो है अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाएंगे, आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा गाइस, तो ज़रूर ये सब आप अच्छे तरीके से जान जाएंगे, सब एक्सपेरिमेंट करके आप। उसके बाद है आपका रंग की तीव्रता को मापने के लिए कैलोरीमीटर तथा तापमान परिवर्तन की माप के लिए थर्मामीटर। ठीक है, ये सब की ज़रूरत होती है रसायन विज्ञान की प्रयोग में। ठीक है, ये सब उपकरण होते हैं। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कंप्यूटर तकनीक के विकास से ऐसे वैज्ञानिक उपकरणों का विकास हुआ जो पदार्थ की मात्रा, संरचना तथा रासायनिक गुणों का बिल्कुल सूक्ष्म एवं सही मापन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर की वजह से। ठीक है, आप जानते ही हैं आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत आगे चल रहा है। मानव जीवन को सरल, सुखमय व समृद्ध बनाने में रसायन विज्ञान की सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, ये तो है ही भाई। खाद वगैरह जो भी बनते हैं, पहले फसल जो है कम होती थी, आजकल खाद पड़ने लगी, उससे फसल जो है देख रहे हैं पैदावार बढ़ जाती है।
आप खुद अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। हमारे जीवन में रसायन विज्ञान के निम्नलिखित उपयोग हैं, ठीक है, जैसे खाद्य पदार्थ, अचार, शराब, जेली, कस्टर्ड, पाउडर आदि का रसायन विज्ञान देन है, ठीक है दोस्त। जो अचार शराब बनते हैं सब केमिकल रिएक्शन की वजह से बनते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कृत्रिम उर्वरक जैसे यूरिया, सुपर फास्फेट, ऑफलाइन आदि रसायन विज्ञान की देन है, ठीक है दोस्त। ये सब जानते हैं, यूरिया वगैरह सब केमिकल से बनाए गए हैं और इससे पैदावार बढ़ती है। उसके बाद DDT, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, BHC आदि रासायनिक पदार्थ पौधों को कीटाणु व रोगों से बचाते हैं, ठीक है। जो कीटाणु और पौधों से रोगों के बचाने के लिए जो हम लोग दवा उपयोग करते हैं वो सब केमिकल रिएक्शन यानी केमिस्ट्री सब बने रहते हैं उसी से। उसके बाद नेक्स्ट है प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए रासायनिक यौगिक जैसे क्लोरीन आदि का प्रयोग किया जाता है। तो जो प्रदूषित जल होता है वो हमारा पीने योग्य हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही केमिस्ट्री जो है हमारी लाइफ में बहुत ही सुगमता और सरल बना दी है और जो है हमारी लाइफ को बहुत सुविधा मिल गई है दोस्तों केमिस्ट्री आने के बाद में। तो दोस्तों जैसा कि आप खुद रिलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर जो भी टॉपिक नहीं समझ में आए आप कमेंट करके बताइए, ठीक है दोस्त। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को अच्छे से फिर से समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा दोस्तों। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा जल्द ही आने वाला है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट पार्ट को तुरंत पाने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं 2021 की, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आपको हर एक नॉलेज यहाँ पर मिलते रहेंगी और साथ में जब आपका आने वाला रहेगा पेपर तो दोस्तों आपको टेस्ट वगैरह इस पर होते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।